हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पिन चौधरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यदि आप 12वीं क्लास में हैं या आए हैं तो 100% ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होगी। बहुत व्यवस्थित तरीके से मैंने आपके लिए जो है ये बनाया है। हर एक चीज़ का मैंने फ़ोटो भी लगाया है ताकि आपको, क्योंकि आप 12वीं क्लास में हैं, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके छोटे भाई बहन सबको आप ये फॉरवर्ड भी करें। तो हमारी 12वीं कृषि विज्ञान और अध्याय नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर 8, इससे पहले जो 7 क्लास हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर डली हुई हैं। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर कोर्स है हमारा, वहाँ पर डली हुई हैं। आप चाहें तो 12वीं क्लास में कोर्स ले सकते हैं। हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ, कि भाई मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ किस प्रकार से हम जो हैं, जो मृदा का जो कटाव हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। भाई मृदा का कटाव किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है या पानी जो है उसके वायु के द्वारा होता है? तो किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इसके बारे में जो है ये डिटेल रहेगी। देखिए, मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण का अर्थ मिट्टी और वर्षा जल को बचाना। इसका उद्देश्य मिट्टी का कटाव रोकना और जल संरक्षण करना है ना। ये इसका मेन जो है हम कह सकते हैं उद्देश्य है। अब देखिए, मृदा संरक्षण की ये तो आपके 12th क्लास में नहीं है, लेकिन ये आपके 12th क्लास में है, ए और बे। सबसे पहले यांत्रिक विधि में सबसे पहली विधि आती है, लड़ लो, क्यारी या थाला विधि। कौन सी विधि आती है? लड़ लो, क्यारी एंड थाला विधि। 8 सेकेंड। हाँ, चलिए। क्यारी एंड थाला विधि जो है, बेसिन लिस्टर की सहायता से कंटूर के समांतर थाले बनाए जाते हैं। ये थाले पानी को रोकते हैं, पानी के भाप की गति कम हो जाती है, इससे जल संरक्षण में जो है सहायता मिलती है। क्लियर है? तो थाला विधि या क्यारी विधि, इसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं? जल संरक्षण, है ना भाई। सीधी सी बात है, इस प्रकार का देखो आप थाला बना देते हैं, है ना। ऐसे थाले बनाए जाते हैं जो पानी को रोक लेते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है दूसरी है अधोभूमि की गहरी जुताई, है ना। अधोभूमि की गहरी जुताई करके भी मृदा संरक्षण जो है किया जा सकता है। कैसे? सब सॉइलर की सहायता से कठोर परत को तोड़ा जाता है। सबसे पहले अधोभूमि, देखो समझो बात को। अधोभूमि क्या है? अधोभूमि मतलब जो हमारी ऊपरी जो सतह होती है, 10 जो है 15 सेंटीमीटर तक। ये मान ले हमारा खेत है, खेत में 15 सेंटीमीटर की गहराई के बाद जो भूमि है उसको हमने क्या कहा है? अधोभूमि कहा जाता है। ये देखो यहाँ तक, ये तो आपकी, ये तो भूमि उड़ रही, और ये नीचे वाली, ये जहाँ पर ये हैरो जा रहे हैं, ये उड़ रही आपकी अधोभूमि। अधोभूमि क्लियर है? क्या उड़ रही लाड़ लो? अधोभूमि। तो अधोभूमि की गहरी जुताई करके भी हम क्या कर सकते हैं? मृदा संरक्षण कर सकते हैं। और किसकी सहायता से की जाती है? तो सब सॉइलर एक यंत्र आता है। सब सॉइलर क्या है? सब सॉइलर एक यंत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, ये सब सॉइलर है ना। ये एक सब सॉइलर यंत्र है। तो आपसे पूछा जाए कि अधोभूमि की जो गहरी जुताई है वो किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो सब सॉइलर यंत्र के द्वारा की जाती है। क्लियर है? इससे मृदा की जल शोषण क्षमता बढ़ती है। यदि अधोभूमि, है ना, अधोभूमि की गहरी जुताई कर देंगे तो जो परत है, जो कठोर परत है, वो टूट जाती है। तो पानी का जो, पानी ऊपर जो आया है उसका जो रिसाव है वो नीचे की तरफ बढ़ जाता है। क्लियर है? मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। यदि आपने अधोभूमि की गहरी जुताई अगर आपने कर दी तो ऑब्वियसली बात है, जल धारण यानी कि उस मिट्टी में, उस खेत में जल को धारण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है? बरसात के जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बरसात के जल का संरक्षण किया जा सकता है। क्लियर है? अब इसमें याद रखने वाली बात है बेसिन लिस्टर और सब सॉइलर अधोभूमि की गहरी जुताई करने में, और दोनों जल संरक्षण की विधियाँ हैं। क्लियर है? यदि आप देखो नए हैं तो आप हमें इस नंबर पर, ये नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, यदि आप 12th क्लास में हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में 12th एग्री
आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 12th एग्री, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखो कितना शानदार तरीके से मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। इसी प्रकार का जो कंटेंट है, हमारा जो कोर्स है 2500 रुपये का जो एप्लीकेशन पर कोर्स है, उसमें मैं इसी प्रकार का कंटेंट बनवा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद जो है मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि में तीसरा है कंटूर टेरेस बनाना। क्या है भाई तीसरा? है ना, तीसरी जो है विधि क्या है? कंटूर टेरेस बनाना। क्लियर है? जब ढालू भूमि पर खेती की जाती है, यानी कि देखो यहाँ पर देखो, ये ढलान वाली भूमि है ना, मैंने बाकायदा आपको फोटोग्राफ भी दिया है। जब ढालू भूमि पर खेती की जाती है तो खेत टेरेस या चबूतरे की भांति बनाए जाते हैं। ये देखो खेत जो है ऐसे टेरेस या चबूतरे की भांति बनाए जाते हैं, जिससे जुताई बुवाई आदि बराबर टुकड़ों पर हो सके। ये टेरेस भाव को सीधा ढाल की ओर रोकते हैं, यानी कि ये देखो, ये जो टेरेस बना दिए तो पानी का जो बहाव रहेगा, भाव जो है, जो पानी का जो बहाव है भाई, बरसात हुई तो पानी का जो बहाव है उसको भी ये टेरेस रोकते हैं, धीरे धीरे पानी आएगा, है ना, इसलिए जो है ये कंटूर टेरेस बनाए जाते हैं। फिर जब पानी जो है रुक रुक के आएगा तो ऑब्वियसली बात है, पानी किसी जगह पर काफ़ी देर तक रुका रहेगा तो शोषण भी बढ़ेगा, जो मृदा है उसमें भी पानी जाएगा तो जल का शोषण बढ़ता है। अतिरिक्त जल को नाली द्वारा बाहर निकाल देते हैं, अधिक ढालू भूमि को खेती योग्य बनाते हैं तथा मृदा क्षरण को नियंत्रित करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, कंटूर टेरेस, यदि आपने, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई कंटूर टेरेस कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं ढालू ज़मीन पर या ढलान वाली भूमि पर। इसमें बहुत सारा जो है कंटूर टेरेस बनाने से क्या होगा, जैसे ये ढाल वाली है, यहाँ बना दिया, ये देखो यहाँ बना दिया, यहाँ जुताई कर लो, बोवाई कर लो, फिर इस वाली रो में कर लो, फिर इस वाली रो में कर लो, इसमें कर लो, ऐसे ये बनाई दी जाती हैं ढलान के अनुरूप। तो इससे क्या होता है, जल संरक्षण भी हो जाता है और मृदा का जो है कटाव वो भी नहीं होता है, क्योंकि पानी का भाव यदि तीव्र गति से होगा तो मिट्टी का कटाव भी बढ़ेगा। भाई मिट्टी कटने लग जाएगी, है ना, पानी तेज गति से आएगा तो मिट्टी कटने लग जाएगी, लेकिन तेज गति से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कंटूर टेरेस हमने बना दिए हैं। तो ये भी एक विधि है। क्लियर है? ये देखिए हमारा कोर्स है 2500 रुपये का है, बहुत शानदार सिलेक्शन वाला कोर्स है भाई। कंटूर खाई बनाना, है ना, ये भी एक, अब देखो कंटूर खाई देखो ऐसी बनती है, ये देखो इसमें क्या है, ये पौधे लगा दिए और धीरे 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 इसमें ढलान वाली भूमि पर ऐसे खाई बनाई जाती है ताकि पानी जो है रुक रुक के आए। यहाँ पर अवरोध पैदा कर दिया, यहाँ पर अवरोध, यहाँ कोई पौधा लगा दिया ऐसे। तो देखो 60 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 सेंटीमीटर गहरी तथा उपयुक्त लंबाई की खाइयाँ उचित अंतराल पर खोदी जाती हैं। इन खाइयों में पेड़ों की रोपाई की जाती है। कंटूर खाई बनाने से क्या होगा, ये भी एक मृदा संरक्षण का तरीका है। भाई पानी का जो है भाव बहुत तेज गति से होता है ढलान वाली भूमि पर, और आपको पानी का जो बहाव है वो भी रोकना है, तो आप कंटूर खाई बनाकर भी रोक सकते हैं, है ना। आपने देखो कंटूर खाई छोटे छोटे गड्ढे टाइप बना दिए और उसमें एक पौधा लगा दिया, यहाँ पर फिर धीरे धीरे पानी रेस रेट आता है, फिर एक पौधा लगा दिया। तो ऐसे तो कंटूर खाई बनाना हो या कंटूर टेरेस बनाना हो तो ये भी, है ना। चलिए भाई, और आपके लिए, क्योंकि आप क्या है भाई, आपके लिए मैंने ये बुक भी निकाली है ना, ये मूलभूत प्रश्नोत्तरी बुक है। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सीधी सी बात है, आप एप्लीकेशन पर जाइए, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर जाएं, वहाँ से इस बुक को आप ऑर्डर कर दें, है ना, बहुत ईजी रहेगा। कोई भी दिक्कत आए ऑर्डर करने में तो आप हमारे नंबर पर जो है कॉल कर लें भाई। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए कि नहीं सर बुक हमसे ऑर्डर नहीं हो पा रही है, तो 8824081104 इस नंबर पर आप क्या है मैसेज कर दें। क्यों अब बोले सर ये हमें क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि देखो इसमें 11वीं 12वीं कृषि विज्ञान के अध्याय अनुसार प्रश्नोत्तरी मैंने दे रखी है। इसका मतलब आप 12वीं क्लास में हैं तो 12वीं क्लास के लिए तो वरदान है ही। आपकी जेट परीक्षा में आपके 40% जो एग्रीकल्चर के आते हैं उसमें से लगभग 40% आपको इसी पुस्तक के में से आपको मिल जाएंगे, है ना। बेस्ट क्वालिटी मैंने जो है ये जो वाइट पेपर, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का पेपर यूज किया है, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, वायु द्वारा क्षरण, अगला टॉपिक है हमारा वायु द्वारा क्षरण।
है ना। तो वायु के द्वारा जो क्षरण है वो किस प्रकार का होता है, देखो ये रहा। तेज हवा आई, मैंने बाकायदा जो है दिया है यहाँ पर, वायु बहुत तेज हवा चलती है, तो जो हवा रहती है वो, वायु जो रहती है वो मृदा खेत के जो कण होते हैं उनको अपने साथ ले जाती है, तो वायु के द्वारा क्षरण होता है। देख लेते हैं। तेज हवा आंधी से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को वायवीय क्षरण कहते हैं। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन सकता है कि यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा कि वायवीय क्षरण जो है किसे कहते हैं। तो याद रखना है, तेज आंधी हवा से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को वायवीय क्षरण कहते हैं। बेसिक सी बात है। यह क्षरण शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। बोले सर अब ये जो क्षरण है, वायु के द्वारा क्षरण है, वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, यहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ पर होता है। जहाँ पर पानी है, जहाँ पर मृदा में नमी है, वहाँ पर क्षरण वायु के द्वारा कम से कम होता है, क्योंकि कण आपस में चिपके हुए रहते हैं, है ना। उनमें जो है नमी रहती है, तो नमी रहती है, वजन रहता है, तो वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक जो है यहाँ पर। चलिए भाई ये और देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ये बात चल रही, आपसे पूछा जाए कि वायु क्षरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जहाँ वनस्पति नहीं के बराबर पाई जाती है। राजस्थान का उत्तर पश्चिम क्षेत्र मरुस्थल के रूप में होने से वहाँ वर्षा बहुत कम होती है तथा प्राकृतिक वनस्पति का अभाव रहता है। मार्च से जून तक तेज हवाएं चलती हैं, जिनके कारण यह क्षेत्र वायु क्षरण से प्रभावित होता है। आप रेगिस्तान में चले जाओ, पश्चिमी रेगिस्तान में क्या है, वहाँ पर रेत ही रेत है ना, और धूल माटी है, ज़्यादा नेचुरल पौधे कम हैं, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वायु के द्वारा जो क्षरण है वो देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में किस क्षेत्र में वायु के द्वारा क्षरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आंसर क्या जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान का, वहाँ देखने को मिलता है ना। क्षरण से आगे बढ़ते हैं। जो वनस्पति होती भी है उस पर अनियंत्रित अत्यधिक पशुओं की चराई तथा कृषि के गलत तरीके अपनाने से यह समस्या बढ़ती जा रही है। इस क्षरण द्वारा लाखों टन उपजाऊ भूमि मिट्टी उड़कर बाहर चली जाती है और मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। मतलब इतना तेज हवाएं आती हैं कि जो उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि जो उपजाऊ जो मिट्टी है, जनरली वो सबसे ऊपरी जो मिट्टी रहती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वो अन्यत्र चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। तो ये भी एक मृदा क्षरण है वायु के द्वारा। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वायु द्वारा मृदा परिवहन 3 प्रकार से होता है ना। तो देखो किस प्रकार से वायु क्षरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से वायु के द्वारा क्षरण होता है। कौन कौन सा है? सबसे पहला देखो, सबसे पहला है उच्छलन, या जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। और उच्छलन में देखो, जब यहाँ पर देखो मैं पढ़ के बताता हूँ, जब हवा है ना, जब हवा का सीधा दबाव मृदा कणों पर पड़ता है तो मुख्यतः 0.1 से 0.5 मिमी व्यास, मिलीमीटर व्यास, मिमी मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर व्यास वाले कण अपने स्थान से ऊपर उछलते लगते हैं और थोड़ी दूरी चलकर नीचे गिर जाते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार छोटे छोटे उछालों की क्रिया को उच्छलन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? उच्छलन। क्योंकि बहुत तेज, देखो हवा की दिशा ऐसे है, हवा ऐसे बह रही है, तो जो कण होते हैं ऐसे, मृदा के कण उछल उछल के जाते हैं एक स्थान से, इसे ही उच्छलन कहते हैं। यहाँ से एक तो आपके डायरेक्ट बन जाएगा कि उच्छलन, साल्टेशन पर आप टिप्पणी कीजिए। एक ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखें कि उच्छलन में कितने मिलीमीटर कण व्यास वाले जो कण हैं वो उछलते हैं, है ना। तो याद रखना है 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले जो कण हैं, यदि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? उच्छलन कहेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मृदा क्षरण में भार की दृष्टि से 50 से 75% भार इस क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ले जाया जाता है। इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। जो मृदाक्षरण है, क्या है? मृदाक्षरण, वायु के द्वारा मृदाक्षरण, वायु के द्वारा मृदाक्षरण जितना भी हो रहा है, वायु के द्वारा मृदाक्षरण जितना भी हो रहा है उसको हम 100% मान लेते हैं। तो 100% में से किसके द्वारा? वायु के द्वारा जो मृदाक्षरण हो रहा है उसको हम 100% मान लेते हैं। उस 100% में से 50 से 75% जो मृदाक्षरण है वायु के द्वारा, वो अकेले अकेले इस उच्छलन या साल्टेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो मृदा का क्षरण है वायु के द्वारा, वो साल्टेशन या उच्छलन के द्वारा होता है। इसी में छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, सबसे ज़्यादा यही है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो मृदाक्षरण है वो किस के द्वारा होता है, तो उच्छलन के द्वारा होता है। कितने साइज, कितने व्यास के कण हैं जो उच्छलन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? 0.1 से 0.5। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, हो गया भाई। अगला है, चलिए निलंबन देखते हैं। निलंबन लाइक कर दें भाई, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सस्पेंशन, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? सस्पेंशन, इस क्रिया में मृदा के और भी छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm या इससे कम होता है हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटके रहते हैं, है ना? ये ध्यान रखना है, वातावरण में लटके रहते हैं भाई। यदि साइज बहुत छोटा है, आप आज भी यदि आप देखोगे, है ना, कई बार सूर्य की रोशनी, जब सूर्य की रोशनी किसी एक छोटे से जगह से आती है तो कई बार आपको कण, जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे मृदा के कण हैं, वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो भी एक प्रकार का क्षरण है, तो वो सस्पेंशन है। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन में ये याद रखना है, मृदा कण व्यास, है ना, मृदा कण व्यास 0.1 mm यानी कि मिलीमीटर या इससे कम, या इससे कम, ये आपको याद रखना है ना। इससे कम व्यास वाले जो कण हैं वो निलंबन, सस्पेंशन में रहते हैं, वातावरण में लटके हुए रहते हैं। ना तो वो जमीन पर गिरते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, बस वातावरण में रहते हैं। हवा की गति के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। बहुत, यहाँ देखो ये उड़ा, अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो रेत है वो तो नीचे गिर जाती है, जो मोटे कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और छोटे छोटे जो कण हैं 8 mm व्यास से कम वाले वो हवा में लटके हुए रहते हैं। क्लियर है? तो ये सस्पेंशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सस्पेंशन के बारे में टिप्पणी करो, देखो वायु द्वारा मृदा क्षरण के 3 प्रकार, एक तो हमने क्या पढ़ लिया, उच्छलन, एक निलंबन जो है सस्पेंशन, और एक अगला है सरफेस क्रीप, सतह सर्पण। ये हमारा कोर्स है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कृषि संकाय ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, इसका 2500 रुपये का हम रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते हैं, है ना, सब कुछ कराते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर जाना है और वहाँ से कोर्स लेना है। अब आ जाते हैं सतह सर्पण। तीसरा है सतह सर्पण, सरफेस क्रीप। मृदा कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, जो वायु की गति के साथ ऊपर नहीं उठ सकते हैं, वे भूमि सतह पर रेंग कर, क्या है, रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इस क्रिया को सतह सर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? इस क्रिया को सतह सर्पण कहा जाता है। देखो ये ऐसे रेंग के चलते हैं, ऐसे हवा की दिशा ऐसे है तो ये ऐसे रेंग के चलते हैं एक स्थान से ऐसे, ये उठते नहीं हैं, ना ये हवा में रहते हैं, ना ये हवा में रहते ना उठते हैं, बस हवा आई खिसक जाएंगे। बहुत आलसी आलसी प्रवृत्ति का ये सतह सर्पण है ना। ये मृदा के जो कण हैं वो आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी भाई। आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है मैंने प्रयास किया है कंटेंट बनाने का, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। ऐसे पूरे राजस्थान में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा,
है ना, हर एक चीज़ को प्रॉपर दिखाते हुए, डायग्राम का यूज करते हुए। वायु द्वारा क्षरण को, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। वायु द्वारा जो क्षरण है वो 3 प्रकार का मैंने बता दिया। अब इस वायु के द्वारा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे जलवायु, तो मृदा जलवायु का वायु के द्वारा जो मृदा क्षरण हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा का क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा के प्रकार का। जैसे मृदा चिकनी मिट्टी है तो हो सकता है वायु का क्षरण कम हो उस मिट्टी में, रेतीली मिट्टी है तो वायु का क्षरण ज्यादा होगा उस मिट्टी में, ऐसे, है ना। तो वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं, है ना। 1 मिनट पर, हेलो, चलिए देखो, जलवायु, मृदा जलवायु, क्लाइमेट, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जहाँ कम वर्षा, अधिक ताप और ताप की गति तेज होती है वहाँ वायु चरण अधिक होता है। इससे इसके विपरीत आर्द्र और शीतोष्ण जलवायु में मृदा चरण कम होता है। सिंपल सी बात है, अभी बताया था मैंने आपको। भाई शुष्क है, पानी की कमी है, शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो वायु का चरण बहुत तेज गति से होगा। आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र मतलब नमी वाला क्षेत्र, है ना। 1 मिनट पानी का ब्रेक ले लेते हैं। हाँ भाई, आर्द्र क्षेत्र, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर जो है शीत जलवायु रहती है वो क्षेत्र, तो वहाँ पर भाई वायु का चरण कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर नमी बनी रहेगी, कणों को आपस में चिपकाते रखेगी, तो इसलिए कम होता है। तो ये जलवायु की वजह से ऐसे प्रभावित होता है। मृदा का क्या है देख लेते हैं। मृदा के भौतिक गुण जैसे कणालकार, कणाकार स्थिति, घनत्व हुआ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, नमी की मात्रा आदि वायु चरण, वायु द्वारा चरण को प्रभावित करते हैं, है ना। भाई कणों का आकार कैसा है, भाई मिट्टी के जो कण हैं उनका आकार यदि बड़ा है तो भाई बड़े बड़े आकार वाले जो कण हैं वो तो हवा के द्वारा कम ही क्षरण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे। ऐसे घनत्व यदि मृदा का अच्छा है तो वो कम होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, यदि कोई ऐसी ऐसी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है, ऐसी मिट्टी में मृदा क्षरण कम होगा, वायु के द्वारा मृदा क्षरण क्या होता है, कम होता है। नमी की मात्रा, यदि मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो वायु का क्षरण भी कम होगा, ये ध्यान रखें। और देखो क्ले मृदाओं में जीवांश की, जीवांश मतलब कार्बनेट पदार्थ, कार्बन, जीवांश की मात्रा अधिक होने व चिपटने सतह के कारण क्षरण कम होता है। ये देखो आपसे क्वेश्चन आ जाए क्ले मृदा, ये देखो क्ले मृदा, है ना। क्ले मृदा ऐसी मृदा जिसमें जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है। क्ले मृदा कौन कैसी होती है, क्ले मृदा में याद रखना है, क्ले मृदा जिसमें जीवांश की जो है ये एक प्रकार है, ये मृदा का प्रकार है कणों के आधार पर, सॉइल के टेक्सचर के आधार पर। क्ले जिसमें जो साइज होती है मृदा के कणों की वो 0.002 mm से कम होती है, ऐसी मृदा को क्ले मृदा कहते हैं। और ऐसी मृदा के जो कण हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, चिकनी मिट्टी टाइप होती है। तो ऐसे जो क्ले मृदा है उसमें क्या है, वायु के द्वारा जो क्षरण है वो कम होता है ना। लेकिन वहीं बलुई मृदा की सतह खुली होती है और कण एक दूसरे से अलग रहते हैं, इसलिए वायु के द्वारा क्षरण अधिक होता है। तो आपसे प्रश्न आ जाए, क्या प्रश्न आ जाए भी लाड़ लो, कि बताइए क्ले मृदा और आपकी बलुई मृदा किसमें वायु के द्वारा क्षरण अधिक होगा। तो याद रखना है बलुई मृदा में वायु के द्वारा क्षरण अधिक होता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखें।
वायु क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा, है ना, तीसरा क्या है? वनस्पति। अब भाई सीधी सी बात है, वनस्पति से, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, वनस्पति से आच्छादित मृदाओं में वायु क्षरण नहीं के बराबर होता है, लेकिन वनस्पति विहीन मृदाओं में क्षरण अधिक होता है। ये देखो आप, ये यहाँ पर देखो वनस्पति है, यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति उग रही है, यहाँ पर वायु के द्वारा जो क्षरण है, मृदा क्षरण है, वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर देखो वनस्पति विहीन है, तो यहाँ पर जो है, जो मृदा क्षरण है, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। वायु द्वारा मृदा क्षरण, मृदा क्षरण यहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा बिंदु ये याद रखना है। स्थलाकृति, स्थलाकृति का मतलब होता है भूमि की स्थिति। भूमि समतल है, भूमि ढलान वाली है, भूमि ऊबड़ खाबड़ है, कैसी जमीन है, भूमि की स्थलाकृति क्या है, वो भी मृदा क्षरण को प्रभावित करती है। कैसे? ढालू भूमियों में समतल भूमियों की अपेक्षा मृदा क्षरण अधिक होता है। आप देखो ये ढालू भूमि है, ये ढलान वाली भूमि है जो आपको दिखाई दे रही है, तो आप देखिए यहाँ पर जो मृदा क्षरण है वो अधिक होता है ना। और जो समतल भूमि है, समतल भूमि में जो क्षरण होता है वो क्या होता है लाडलो? कम होता है। तो याद रखना है, जो ढलान वाली भूमि है उनमें क्षरण क्या होता है? वायु के द्वारा क्षरण, मृदा क्षरण अधिक होता है, समतल भूमि में कम होता है। यानी कि स्थलाकृति भी मृदा क्षरण को प्रभावित करती है। क्लियर है यहाँ तक? लिखो आप, देखो मैंने बहुत स्पष्ट, भाई इतना शानदार आपके लिए दिया है तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। चलिए, वायु क्षरण नियंत्रण के सिद्धांत, है ना। अब देखते हैं जो वायु क्षरण है, अब देखो इसके नियंत्रण के सिद्धांत देख लेते हैं भाई। वायु द्वारा मृदा क्षरण रोकने के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। हम जो हमारा जो वायवीय क्षरण हो रहा है, वायु के द्वारा क्षरण हो रहा है। आप किताब को खोल के बैठ जाएं भाई, किताब को खोल के बैठ जाएं, किताब में से ही मैंने ये कंटेंट बनाया है। तो जो वायुवीय क्षरण है उसके नियंत्रण के सिद्धांत में बात करें तो वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट है वायु के वेग को कम करना, है ना, वायु के वेग को कम करना। अब वायु के वेग को कम कैसे किया जा सकता है? पेड़ पौधे लगाकर। ये देखो, आप पेड़ पौधे लगा दो तो वायु का जो वेग है वो कम हो जाएगा। भाई हमारा मेन मोटो क्या है? वायु के द्वारा, जो वायु के द्वारा, तेज वायु के द्वारा जो मृदा क्षरण हो रहा है उसको हमें रोकना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप वायु के वेग को कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर या कोई संरचना लगाकर, शेल्टर बेल्ट लगाकर, है ना, आप इसका जो है कर सकते हो, विंड ब्रेक लगाकर। क्लियर है? दूसरा, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना, है ना। यदि मृदा के कण जो हैं उनका आकार बढ़ जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? मृदा क्षरण कम होगा। मृदा सतह को नम रखना। भाई यदि मृदा सतह पर ये देखो पानी की बूंद पड़ रही है और ये मृदा नम है, यदि आपने भूमि को नम बना के रखा तो वायु के द्वारा जो क्षरण है वो कम से कम होगा, क्योंकि मृदा के कण चिपके रहेंगे, उन पर वजन रहेगा, पानी का नमी बनी रहेगी, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। ये आपको याद रखना है। उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वायुवीय क्षरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है। अब देखो ये तो क्या है? सिद्धांत है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुवीय क्षरण के सिद्धांत क्या है, तो आप ये सिद्धांत भाई कर लेना, है ना, लिख लेना आप सिद्धांत, है ना। अब देखते हैं, देखो क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ। वायुवीय क्षरण नियंत्रण के सिद्धांत 3: वायु के वेग को कम करना, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना, मृदा सतह को नम रखना। 3 सिद्धांत। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि वायुवीय क्षरण नियंत्रण के कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत? ये लिख देना। अब ये सिद्धांत को कैसे अप्लाई करना है? तो देखिए, उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वायुवीय क्षरण को
निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है। कौन सी विधि है? वायवीय क्षरण रोकने की विधियां, है ना। चलिए, सबसे पहली है कृषि क्रियाएं, है ना। कृषि क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप रोक सकते हो। सबसे पहला, मृदा में जीवांश खादों का प्रयोग करना। यदि आप जीवांश खाद मतलब कार्बनिक खाद, है ना, लाइक जैसे गोबर की खाद, गोबर की खाद हुई, बर्मी कंपोस्ट हुई, कंपोस्ट हुई, है ना, ये सब यदि आप यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, मृदा में जब यदि जीवांश बढ़ेगा तो मृदा के कण आपस में ज़्यादा चिपकेंगे, ज़्यादा पास पास रहेंगे और आपस में जो है बॉन्ड बना के एक तरह से जो है रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मृदा का जो है वो प्रभाव कम से कम होगा और क्षरण कम से कम होगा। मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। ये आप देखो, हरी खाद, दूसरे नंबर पे देखो, ये हरी खाद वाली फसलें हैं, इनका आप उपयोग करो। क्योंकि भाई हरी खाद वाली फसलों का उपयोग करेंगे। हरी खाद वाली फसल का मतलब है कि आपने कोई भी फसल बो दी, जैसे मूंग बो दी, ढैंचा बो दिया, तो वो क्या है, वो पकड़ के रखेंगे, जमीन को पकड़ के रखेंगे, तो वायु के द्वारा क्षरण कम से कम होगा। तो मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फसलें उर्वरता बढ़ाने, कणों को बांध कर रखने तथा नमी की मात्रा संचित रखने में सहायक होती है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है भाई, उर्वरता बढ़ाती है। इसके अलावा मृदा के कणों को आपस में बांध के भी रखती हैं, नमी भी बना के रखती हैं, ये देखो। फिर उसके बाद मृदा सतह पर जो है मल्च, पलवार का उपयोग कर रहे हैं। मल्च का मतलब ये है कि देखो घास फूस, ये देखो तीसरे में घास फूस, घास फूस, फसल अवशेष, फसल अवशेष, ये आप मृदा सतह पर बिछा दो। तो इससे क्या होगा, वायु के द्वारा जो क्षरण है मृदा का वो नहीं होगा। भाई आपने घास फूस बिछा दिए, हवा आई तो घास फूस को ही उड़ाएगी, मृदा के कण सुरक्षित बच जाएंगे, मृदा सुरक्षित बच जाएगी। प्रॉपर वे में जो है आपको मैंने ये कंटेंट दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आप लिखिए इसे। चलिए, हो गया। और भी हैं कृषि क्रियाएं, और देखो कृषि क्रियाओं में 3 हो गया। चौथा देखो, भू परिष्करण। भू परिष्करण का मतलब है जुताई करना, है ना। आप जो है भू परिष्करण द्वारा मृदा वाष्पीकरण कम करके नमी बनाए रखनी चाहिए। क्या बोले सर, इसमें क्या होता है, यदि आपने खेत की जुताई कर दी तो जुताई करने से भी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, नमी बनी रहेगी। नमी बनी रहेगी तो वायु के द्वारा क्षरण है वो कम से कम होगा, है ना। 5वां बिंदु क्या है, फसल चक्र। फसल चक्र अपनाकर भी वायवीय क्षरण को रोका जा सकता है। फसल चक्र का मतलब ये है, देखो ये रहा, आपने एक वर्ष ये फसल ले ली, फिर दूसरी वर्ष ये फसल ले ली और तीसरी वर्ष ये ले ली, ऐसे। तो फसल चक्र में दलहनी फसलें तथा घासों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ये मृदा संरक्षी फसलें हैं जो मृदा क्षरण को कम करती। अब फसल चक्र आपने, भाई आप जनरली क्या है, सर्दियों में गेहूँ बोते हैं और आप जो खरीफ में कोई भी दलहनी फसल आप लगा देना, मूंग लगा देना, तो मूंग क्या करती है, वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है और वायु के द्वारा जो क्षरण है उसको कम करती है यदि तेज हवा आई, है ना। ऐसे ही घास हैं, घास भी क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी को पकड़ के रखती है ना। तो फसल चक्र का उपयोग आप कर सकते हैं, किसके लिए, मृदा क्षरण को रोकने के लिए। फिर उसके बाद 6 बिंदु है, भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी है, ये देखो क्रॉस लगा हुआ है, ये पड़ती भूमि ऐसा नहीं करना है और आपको फसल, कुछ ना कुछ फसल आपको वहाँ पर लेनी है। यदि भूमि को पड़ती छोड़ देंगे तो यहाँ पर मृदा क्षरण होगा और यहाँ पर नहीं होगा मृदा क्षरण, ठीक है। तो इसलिए भूमि को भी पड़ती नहीं छोड़ना है। फिर पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए, पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए ताकि भूमि पर
घास हमेशा बनी रहे। कई बार ऐसे चारागाह हैं, बड़े बड़े जो हैं जंगल हैं, जहाँ पर जो जंगल में पशुओं को छोड़ दिया जाता है, पशु घास वास चल लेते हैं, तो जो उर्वरक जो मृदा होती है ऊपरी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और फिर उसके बाद मृदा उपजाऊ नहीं रहती है ना। ऐसी स्थिति में भी देखो सब बिल्कुल प्रॉपर दिया है, आपको समझ में आएगा। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना कि सर ये क्लास कैसी लगी, है ना, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास ला सकूं। फिर उसके बाद जो है वायु वृक्ष। अच्छा देखो हमने क्या देखा था, बता दूं मैं आपको, वायवीय क्षरण को रोकने की विधियां, है ना, ये हमारा पहला मेन टॉपिक था। इस मेन टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कृषि क्रियाएं, और कृषि क्रियाओं में हमने 3 और 4 5 6 7 हमने कृषि क्रियाओं में 7 बिंदु देखे। हमने कितने बिंदु देखे, 7 बिंदु हमने कृषि क्रियाओं में देखे। अब हमारा दूसरा है ये, जैसे हमने कृषि क्रियाएं रोकने की विधियों में कृषि क्रियाएं, ऐसे ही वायुरोधी वृक्ष पट्टियां, है ना। इसको जो है एक बार रीड इन मारो, फिर बताते हैं इसको। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अब देखो वायुरोधी वृक्ष पट्टियां ये क्या होती हैं, मैं बेसिक समझा देता हूं। जैसे देखो ये कोई हवा की जो गति होती है, ये ऐसे ये पट्टियां बनाई जाती हैं ऐसे, देखो ये बड़ी पट्टियां ऐसे, और ऐसे नीचे भी, ये देखो नीचे भी एक है, और हवा की ऐसे गति। तो ये जो पट्टियां होती हैं ये हवा की जो तेज गति होती है उसको रोक लेती हैं। तो इससे क्या होता है, हवा की जो गति है वो मंद हो जाती है, मंद हो जाती है तो जो वायु का क्षरण है वो कम से कम होता है। ये देखो पिरामिड आकार की पट्टी वायुरोधी व्यवस्था, छोटे वृक्ष झाड़ियाँ हवा आने की दिशा में, जिधर से ये हवा आ रही है पहले छोटे वृक्ष, फिर मध्यम आकार के बीच लाइन में, फिर सबसे बड़े हवा जाने की दिशा में सबसे बड़े, ऐसे सबसे पहले छोटे फिर मध्यम फिर बड़े, ऐसे इधर से हवा आई तो ऐसे ये हवा ऐसे पिरामिड आकार में आपको पट्टी बनानी है। इसी को हम वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ कहते हैं। ये हवा की गति को कम कर देती हैं और हवा को ऊपर भेज देती हैं, तो जिससे क्या होता है लाडलो, हमारा खेत में वायु का जो क्षरण है, वायु के द्वारा जो क्षरण है वो कम से कम होता है। क्लियर है। तो देखो वायु की गति मंद करने के लिए जिस दिशा से हवाएं आती हैं उनके समकोण विपरीत दिशा में वृक्षों झाड़ियों घासों की सुनियोजित पट्टियां लगाते हैं। ये पट्टियां मृदा क्षरण को काफ़ी कम कर देती हैं और सतह से बाष्पीकरण को रोकती हैं। सतह से बाष्पीकरण को भी रोकती हैं पट्टियां, है ना। बाष्पीकरण का मतलब ये है कि पानी का वाष्प के रूप में उड़ना, है ना। इनकी कई आकृतियां हो सकती हैं लेकिन सबसे अच्छी पट्टी पिरामिड आकार की होती है। ये अंडरलाइन कर लेना भाई, पिरामिड आकार की जो मैंने आपको बताई है, ये सबसे पहले छोटे वृक्ष, फिर मध्यम आकार के और फिर सबसे बड़े, ये होती है पिरामिड आकार की पट्टियाँ, वायुरोधी पट्टियाँ। तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाए कि वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ किस आकार में लटाई जाती हैं, तो पिरामिड आकार में। क्लियर है। इसमें अंदर की लाइन में शीघ्र बढ़ने वाले, दूसरी लाइन में कम बढ़ने वाले और तीसरी लाइन में सबसे कम बढ़ने वाले पेड़ लगाए जाते हैं। देखो यहाँ ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले, कम बढ़ने वाले और बहुत कम बढ़ने वाले। ठीक है। इस प्रकार हवा आने की दिशा में छोटे वृक्ष, बीच में थोड़े बड़े और हवा जाने की दिशा में सबसे बड़े वृक्ष। देखो हवा जिधर से आ रही है उधर छोटे और जिधर को जा रही है उधर बड़े वृक्ष लगाने चाहिए। बेसिक चीज़ है ना। पट्टियों की आपस में दूरी 3 से 4 मीटर, पेड़ से पेड़ की दूरी 1 से 2 मीटर रखी जाती है। सघनता को ध्यान में रखते हुए पट्टियों में वृक्षों की ऐसी जातियां जिनमें कम से कम वायु निकल सके प्रयोग में लाई जाती है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात बोली है कि ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो पट्टियाँ हैं, ये दोनों पट्टियाँ, इनके बीच में 3 से 4 मीटर का गैप होना चाहिए और ये आपस में जो पेड़ हैं, पेड़ से पेड़ की दूरी 1 से 2 मीटर, ऐसा इसमें बोला गया है। क्लियर है। तो ये याद रखें।
चलो लिखें, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वायुरोधी पट्टियाँ, बहुत अच्छे से डायग्राम के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप हमारे 12th क्लास का जो कोर्स है, आप हमारा कोर्स भी लें। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे मैसेज भी डालें भाई। क्लियर है? ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। चलिए, वायवीय क्षरण नियंत्रण करने हेतु प्रमुख वृक्ष। अब जो वायुरोधी जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं, वो मैं यहाँ पर जो है ले के आया हूँ आपके लिए। आपके बुक में भी होगा, आप देख लेना। चलिए देखिए, जैसे बबूल, नीम, शीशम, जामुन, इमली, बेर और अमलतास, ये सब वायुरोधी वृक्ष हैं जो आप लगा सकते हो। क्लियर है? चलो लिखो आप ये। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और प्लीज़ लाइक कर देना इसी बात पर। बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की है। लिख लिया भाई आपने? लिख लिया? चलो फिर हम देखते हैं तीसरा बिंदु, मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना, है ना। जो देखो यहाँ पर देखो, मैंने बाईकायदा फोटो भी लगा के दिया है। ये मिट्टी के टीले हैं। क्षेत्रीय झाड़ियाँ टीलों को स्थिर रखती हैं, मिट्टी को उड़ने से बचाती हैं। ये देखो, आच्छादित करना, टीलों को आच्छादित करना, जिसमें हम ठीप, जड़बेरी, फॉड और बुई, इन वृक्षों का उपयोग कर सकते हैं। ये देखो, मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए जो पलवार मल्च का काम करती हैं, है ना, तथा मिट्टी के उड़ने में बाधा डालती हैं। इससे टीले एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए ठीप, जड़बेरी, फॉड और बुई, ये झाड़ियाँ उपयोगी हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी के टीलों को आच्छादित करने के लिए किन झाड़ियों का उपयोग किया जाता है ना। तो ये टिप्पणी कीजिए, तो ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। लिखें भाई आप ये। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अच्छा, वायवीय क्षरण नियंत्रण करने के लिए प्रमुख झाड़ियाँ हेतु प्रमुख झाड़ियाँ, है ना। अगला हमारा टॉपिक है कि जो वायु के द्वारा जो क्षरण होता है उसको यदि रोकना है तो हम निम्नलिखित जो झाड़ियाँ हैं वो भी लगा सकते हैं। यदि आप ये झाड़ी लगाएंगे तो 100% आपकी जो मृदा है उसका क्षरण नहीं होगा। जैसे ठीप, इनके नाम भी दिए हैं, ये नाम याद रखने, नाम से आपके क्वेश्चन बनेगा, वैज्ञानिक नाम, ये सब याद रखने, है ना। लेप्टाडेनिया पायरोटेक्नेटा, फॉड, कैलिगोनम पॉलीगोनोडस जो हैं ये आपको याद रखना है। अरंडी, रेसिनस कम्युनिटिस, जेजीफस रोटंडीफोलिया, जड़बेरी, है ना। तो ये आप नाम याद रखें, है ना। कौन सी झाड़ियाँ हैं, इनके वानस्पतिक जो नाम है वो पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो लिखें भाई आप ये। क्लास अच्छी लग रही होगी। फिर उसके बाद जो है घासें हैं, सेबण घास, जिसका वानस्पतिक नाम पूछा भी जाता है, लेशुरस सिंडिकस। अंजन घास है जो वायु के द्वारा जो क्षरण होता है। चलिए, घासें लेशुरस सिंडिकस एंड अंजन घास कैंक्रस सिलियरिस। ये देखो यहाँ पर मैंने फोटो भी लगा रखा है। तो भाई अच्छे से आप इनको लिख लें, नोट डाउन कर लें, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब अति लघुतरात्मक जो है प्रश्न उत्तर हैं, जैसे मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ किसे कहते हैं। तो मृदा संरक्षण रोकने के लिए मशीनों या संरचनात्मक उपाय द्वारा अपनाई जाने वाली विधियाँ यांत्रिक विधियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्यारी या थाला किस यंत्र से बनाया जाता है। तो क्यारी थाला बेसिन लिस्टर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये बेसिन लिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। यह जल को रोककर बहाव की गति कम करता है। ये बेसिन लिस्टर का कार्य है। क्यारी या थाला किसके समांतर बनाए जाते हैं। क्यारी या थाला कंटूर के समांतर बनाए जाते हैं। ये देखो, क्यारी और थाला कंटूर के, ठीक है। अधोभूमि की गहरी जुताई किस यंत्र से की जाती है। अधोभूमि की गहरी जुताई सब सॉइलर यंत्र से की जाती है। अति लघुतरात्मक जो है आपके प्रश्न हैं।
उसके अलावा और देखते हैं, है ना, लिखना चाहे तो आप लिख लें भाई। और देखिए, सब सॉइलर किस परत को तोड़ता है? सब सॉइलर भूमि की कठोर परत को तोड़ता है। गहरी जुताई से मृदा की, है ना, मृदा की कौन सी क्षमता बढ़ती है? जल धारण और जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है। कंटूर टेरेस कहाँ बनाए जाते हैं? ढालू भूमि पर बनाए जाते हैं। कंटूर टेरेस का मुख्य लाभ क्या है? यह जल भाव को रोककर मृदा क्षरण को नियंत्रित करता है। कंटूर खाई की चौड़ाई कितनी होती है? कंटूर खाई की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? चलिए, अगला देखते हैं। कंटूर खाई की गहराई कितनी होती है? कंटूर खाई की गहराई 30 सेंटीमीटर होती है। कंटूर खाइयों में क्या लगाया जाता है? कंटूर खाइयों में पेड़ों की रोपाई की जाती है। वायु द्वारा क्षरण किसे कहते हैं? है ना, तेज हवा आंधी से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु क्षरण होता है। वायु क्षरण किन क्षेत्रों में अधिक होता है? वायु क्षरण शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु क्षरण से अधिक प्रभावित है? राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वायु क्षरण से अधिक प्रभावित है। और देखिए, राजस्थान में वायु क्षरण अधिक क्यों होता है? कम वर्षा, तेज हवाएं और प्राकृतिक वनस्पति के अभाव के कारण होता है। राजस्थान में तेज हवाएं कब चलती हैं? मार्च से जून तक चलती हैं। वायु क्षरण से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, मृदा उर्वरता घट जाती है। वायु द्वारा मृदा परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। देखो आंसर वो लिख रहा, 3 प्रकार हैं। क्लियर है? वायु द्वारा मृदा परिवहन के 3 प्रकार होते हैं। ये रहा, उच्छलन, निलंबन और सस्पेंशन। 3 प्रकारों को लिखिए, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। फिर बताओ, उच्छलन किसे कहते हैं? है ना, उच्छलन में किस आकार के कण भाग लेते हैं? 0.1 से 0.5 मिमी व्यास वाले कण। वायु क्षरण में सबसे अधिक भाग किस क्रिया से होता है? उच्छलन से। उच्छलन द्वारा कितने प्रतिशत मृदा भार का परिवहन होता है? लगभग 50 से 75%। ये ध्यान रखें। और देखो, निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन में कणों का व्यास कितना होता है? सतह सर्पण किसे कहते हैं? सतह सर्पण में कणों का व्यास कितना होता है? ये लिखो आप, है ना, वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और इसे लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर 8824081104 इस नंबर पर आप मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। है भाई, वीडियो को रोक के आप लिख लें, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कोर्स लेना है तो 2500 रुपये का हमारा कोर्स है। और देखो, ये मृदा वायु क्षरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखो। किस जलवायु में वायु क्षरण अधिक होता है? शुष्क जलवायु में। ये देखो, है ना, लिख लें आप, वीडियो पॉज करके लिख लें भाई आपके लिए। और देखो ये रे, हाँ देखो, टीलों को स्थिर रखने के लिए झाड़ियों के नाम लिखिए। टीलों पर आच्छादित करने के लिए तो ठीब, जड़वेरी, फॉर्ड, वही बताया था मैंने आपको। वायु क्षरण रोकने हेतु एक प्रमुख वृक्ष का नाम लिखिए। खेजड़ी लिख सकते हो आप। ये देखो, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम आप लिख सकते हो, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये लिख सकते हो आप। चलिए, अब ये देखो, ये वानस्पतिक नाम आप याद रखें, ये मैंने बताए नहीं थे, है ना। ये भी आप नोट डाउन कर लें भाई, है ना। सीसम है, डेलवर्जिया सीसो कहते हैं। रोहिडा को टोटोमिला अंडुलाटा कहते हैं। बिलाती बबूल को प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कहते हैं। इजरायली बबूल को एकेसिया जो है टॉर्टिलिस कहते हैं। सेवण घास को लेशुरस सिंडिकस कहते हैं। अंजन घास को टेंट्रस सिलिरिस कहते हैं। यह सब लिखें, है ना। ये मैंने थ्योरी में नहीं बताए थे, लेकिन आप लिख लो, आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, तो ये लिख लो आप, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, है ना, पूछा जाएगा आपसे। ये लो, क्लियर है? तो ये आपका क्लास नंबर 8 कंप्लीट है। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें और आपके छोटे भाई बहनों को भी शेयर करें प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।